वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आईटीबीपी स्ट्रेस काउंसलर के लिए टॉप 25 साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। आज क्या देखने वाले हैं हम? टॉप 25 साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखा करें, ये आपको जो आपका एग्जाम होगा उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी आप सभी शेयर जरूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। साथियों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान शब्द कहाँ से आया है? तो जो ये साइकोलॉजी या मनोविज्ञान शब्द है ये कहाँ से आया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इतावली, दूसरा यूनानी भाषा से, तीसरा ऑप्शन है लैटिन भाषा से और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानी भाषा से। कहाँ से? तो जो मनोविज्ञान शब्द है ये यूनानी भाषा से आया है और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम ग्रीक भी बोल देते हैं, ग्रीक भाषा भी। तो कभी ऑप्शन में ऐसा रहे, एक मिनट रुकना, कभी ऐसा रहे ऑप्शन में कि वहां पर यूनानी की जगह ग्रीक दे तो आपका करेक्ट आंसर ग्रीक भी रहने वाला है। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रीक भाषा, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान को रिक्त स्थान का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। क्या क्वेश्चन? कि मनोविज्ञान को और का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मानसिक बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है शारीरिक अवस्था और मानसिक अवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया। क्या है? व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन कहा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। तो मनोविज्ञान को साथियों काय का? तो व्यवहार, काय का? व्यवहार यहां पर लिख देता हूं मैं। थोड़ा सा हमारा आज स्टाइलस चल नहीं रहा है। व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया। क्या है? व्यवहार और मानसिक, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया। एक्चुअली क्या है साथियों, आज मैंने ग्लव्स नहीं पहना है, मैं ग्लव्स पहनना भूल गया, तो उस पर डिस्प्ले पर पाम जब टच होता है तो चलना बंद हो जाता है। तो मनोविज्ञान को व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। विकल्प एक बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनोविज्ञान है यानी साइकोलॉजी क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जैविक विज्ञान, दूसरा है भौतिक विज्ञान, तीसरा है सामाजिक विज्ञान और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक विज्ञान। तो साथियों, जो साइकोलॉजी होती है वो हमारी क्या है? सामाजिक विज्ञान है। क्या है? सामाजिक विज्ञान, यानी कि वो एक सोशल साइंस है। किसी भी व्यक्ति के सोशल अटैचमेंट, उसके हाव भाव, उसके रहने का तरीका, ये सब उसकी मनोविज्ञान में आते हैं, उसकी साइकोलॉजी में आते हैं। तो मनोवैज्ञानिक क्या है? तो ये हमारा क्या है? सामाजिक विज्ञान। क्या है? सामाजिक विज्ञान, यानी कि हमारा एक सोशल साइंस है। तो ऑप्शन हमारा थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? यानी कि जो हमारा प्रैक्टिकल साइकोलॉजी है। क्या है? प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, यहाँ पर हम इसको लिख देता हूं मैं, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी के जनक यानी उसके फादर कौन है? तो साथियों फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा विल्हम वुडंट, दूसरा है जी जंग, तीसरा ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो हमारा क्वेश्चन 4 है प्रायोगिक मनोविज्ञान जनक कौन है? तो वो है विलियम वुडंट। कौन है? विलियम वुडंट। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक, तो करेक्ट आंसर रहेगा विलियम वुडंट। और क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही डेली वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग आने वाले संदेशों के जवाब में उच्च केंद्रों को चेतावनी भेज सकता है? क्या भेजता है? क्या है? फिर से रिपीट कर दो क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग आने वाले संदेशों के जवाब में उच्च केंद्रों को चेतावनी संकेत भेजता है? तो फर्स्ट ऑप्शन साथियों हमारा जालीदार संरचना, दूसरा है समुद्री घोड़ा, तीसरा है लिम्बिक सिस्टम और फोर्थ ऑप्शन है प्रमस्तिष्क। क्या है? प्रमस्तिष्क। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जालीदार संरचना। क्या है? जालीदार संरचना, या इसको हम जालीदार गठन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जालीदार गठन, या इसको मैं अगर साथियों आपको इंग्लिश में बताऊं तो ये हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशन। क्या है? रेटिकुलर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेटिकुलर फॉर्मेशन, क्योंकि आपके मन में समझ आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है। जालीदार संरचना क्या होता है साथियों? इसको इंग्लिश में रेटिकुलर फॉर्मेशन बोलते हैं।
या इसको जालीदार गठन भी हम बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से मस्तिष्क का जो जालीदार संरचना वाला भाग है वो अपने जो संदेशों के जवाब में उच्च केंद्रों क्या भेजता है, तो चेतावनी भेजता है। तो ऑप्शन एक यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम। मनोभौतिकी किसका अध्ययन है? क्या है क्वेश्चन कि जो मनोभौतिकी होती है वो किसका अध्ययन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है धारणा रोग का, दूसरा ऑप्शन है आंदोलन धारणा का, तीसरा ऑप्शन है हमारा मनोवैज्ञानिक धारणा या शारीरिक उत्तेजना का, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर साथियों इसका मनोवैज्ञानिक धारणा या शारीरिक उत्तेजना का अध्ययन क्या है, वो है हमारा मनोभौतिकी, यानी कि ऑप्शन तीसरा बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोभौतिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो उसमें हम मनोवैज्ञानिक धारणा और शारीरिक उत्तेजना का अध्ययन करते हैं। अब आपने तो इसको काफी डिटेल में पढ़ रखा होगा क्योंकि इसमें डिप्लोमा भी मांगा, उन्होंने डिग्री भी मांगी है, तो आपने तो साइकोलॉजी काफी डिटेल में पढ़ा होगा, तो आप और अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के प्रति नकारात्मक रवैये का उदाहरण है? क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के प्रति नकारात्मक रवैये का उदाहरण है? तो फर्स्ट ऑप्शन है टकसाली, दूसरा है प्रोटोटाइप, तीसरा है पूर्वाग्रह, और फोर्थ है हमारा भेदभाव। क्या है? भेदभाव। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वाग्रह। क्या है? पूर्वाग्रह, यानी कि ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के प्रति नकारात्मक रवैये का उदाहरण है? तो साथियों वो पूर्वाग्रह। अब पूर्वाग्रह क्या होता है, यानी कि जो एक मान लो मिस्टर ए है वो मिस्टर बी से मिल रहा है, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है बी के बारे में, लेकिन फिर भी सोच रहा है कपड़े देखकर कि इसने फटे टूटे कपड़े पहने हैं तो शायद ये छपरी हो सकता है, या ऐसे है ना। या देख सकते हैं कि कोई व्यवस्थित आदमी भी है, अगर वो मान लो किसी कारण से ऐसी खराब जगह पर बैठा है या फटे कपड़े पहन के बैठा है, तो जो दूसरा आदमी उसको क्या समझेगा, उसको भिखारी समझेगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो रो या सीबीआई का एजेंट हो, है ना, उस हिसाब से। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के प्रति नकारात्मक रवैये का उदाहरण है? तो वो है साथियों पूर्वाग्रह। किसी व्यक्ति से मिले बिना, उससे बातचीत किए बिना, उसका बैकग्राउंड जाने बिना हम उसके उसके बारे में अपना नकारात्मक रवैया नहीं अपना सकते। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा पूर्वाग्रह। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग अल्पकालिक स्मृति को दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है? तो हमारे मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो हमारी छोटी मेमोरी यानी कि अल्पकालिक जो हमारी यादें होती हैं उनको दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय तक याद रखने के लिए उनको स्थानांतरित कर देता है, उसके लिए जिम्मेदार रहता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सेरिबेलम, सेकंड ऑप्शन है समुद्री घोड़ा, थर्ड ऑप्शन है प्रमस्तिष्क खंड, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये है समुद्री घोड़ा। क्या है समुद्री घोड़ा? अब आपको समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा इसको मैं आपको बताता हूँ। समुद्री घोड़ा साथियों इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। क्या बोलते हैं? हिप्पोकैम्पस। इसको जो हमारा ये भाग होता है माइंड का, जो कि अल्पकालिक स्मृति को दीर्घकालिक स्मृति में ट्रांसफर करता है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। और इसकी जो संरचना होती है साथियों वो क्या होती है? एक हिप्पो की तरह होती है। काहे की जो इसकी संरचना होती है वो एक हिप्पो की तरह होती है। तो इसको संरचना के कारण, काय के कारण? संरचना के कारण इसको हम हिप्पोकैम्पस या समुद्री घोड़ा बोल देते हैं। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नीचे दिए गए विकल्पों की सूची में से कौन सा विकल्प स्मृति में योगदान नहीं देता है? क्या है कि नीचे दिए गए विकल्पों की सूची में से कौन सा विकल्प स्मृति में योगदान नहीं देता है? तो फर्स्ट है सीखने के बाद थोड़ा आराम, दूसरा है लिंग यानी कि जेंडर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सीखने के पीछे का लक्ष्य, और फोर्थ है रोचक शिक्षण सामग्री। साथियों प्रश्न फिर से पढ़ूंगा, आंसर आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों की सूची में कौन सा विकल्प स्मृति में योगदान नहीं देता? तो साथियों मेल हो या फीमेल वो उसकी स्मृति में कोई योगदान नहीं देता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा यहाँ पर? लिंग, यानी कि चाहे मेल हो फीमेल हो उसकी स्मृति से उसके जेंडर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क पड़ता है तो काहे पे? उसके सीखने के पीछे लक्ष्य पे, जो जो उसको सीख रहा है वो किस तरीके से सीख रहा है, और सीखने के बाद कितना आराम दे रहा है, कितना याद रख पा रहा है ना। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। अलग अलग लोग अक्सर एक ही परिस्थिति में अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, तो मनोविज्ञान में इसको क्या कहा जाता है? कह सकते हो कि अलग अलग लोग यानी कि अलग अलग लोग एक ही परिस्थिति में, यानी कि एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है और इन सामने परिस्थिति क्या है? ये प्लस वाली परिस्थिति है। अब ये इसके बारे में कुछ और सोचेगा, ये सोचेगा कि भाई ये हॉस्पिटल का चिन्ह है, अब ये सोचेगा कि कोई बड़ा सा प्लस यहाँ पर रख के चला गया है, ऐसे है ना। तो अलग अलग लोग अक्सर एक ही परिस्थिति में अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं। मनोविज्ञान में इसको क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है नेटिविज्म, सेकंड ऑप्शन है व्यक्तिगत मतभेद, तीसरा है एकाधिक निर्धारक, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसको व्यक्तिगत मतभेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? व्यक्तिगत मतभेद इसको बोला जाता है, क्योंकि परिस्थिति एक है लेकिन उनके विचार तो अलग अलग है ना। मान लो जैसे कि यहाँ पर एक खंबा है, ये एक हमने खड़ा खंबा यहाँ पर खड़ा कर दिया। अब मिस्टर
इसका हम कुछ भी नाम रख देते हैं एस और इसका नाम। तो अब इन दोनों से इसकी दूरी पूछेंगे तो जो मिस्टर एस है वो बोलेगा कि भाई खंबा 100 मीटर दूर दिख रहा है, और मिस्टर जो वी है इससे दूरी पूछेंगे तो ये बोलेगा कि मुझे तो 120 मीटर या 80 मीटर दिख रहा है। जबकि खंबा तो अपनी जगह फिक्स है, लेकिन दोनों के विचार अलग अलग है, तो ये क्या है, ये व्यक्तिगत मतभेद है। तो ऑप्शन जो दूसरा है साथियों वो हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूनानी दार्शनिक का मानना था कि ज्ञान सीखने और अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। तो कौन से जो हमारे ग्रीक दार्शनिक थे जिनका मानना था कि जो ज्ञान है वो सीखने और अनुभव के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो साथियों फर्स्ट ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है प्लेटो, तीसरा है आर्किमिडीज और फोर्थ है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु। कौन है? तो साथियों वो हमारे यूनानी दार्शनिक अरस्तु थे, जिनका मानना था कि जो नॉलेज है वो हमें सीखने से और उसके फिर इस्तेमाल करने से, उसका अनुभव प्राप्त करने से प्राप्त होता है। विकल्प एक बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता है कि मन मूलतः शरीर से भिन्न है? क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता है कि मन मूलतः शरीर से भिन्न है? जो हमारा मन है वो क्या है, शरीर से भिन्न है। तो फर्स्ट विकल्प है हमारा मन शरीर द्वैतवाद, दूसरा है विशेषज्ञता प्राप्त करना, तीसरा है केंद्रवाद और फोर्थ है माइंडिज्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, मन शरीर द्वैतवाद। तो साथियों जो हमारा मन शरीर द्वैत है इसका ऐसा मानना है क्या है कि जो हमारा मन है वो मूलतः शरीर से क्या है, अलग है। मन और शरीर दो डिफरेंट चीजें हैं, ये किसका मानना है? मानव शरीर द्वैतवाद का मानना है। और साथियों हम 25 क्वेश्चन में से 12 तक तो आ ही गए, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम डेली आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो आपको आपकी एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली है। और जो भी एक और नई वैकेंसी निकली है एनिमल ट्रांसपोर्ट की, उसके लिए भी कल से आपके चैनल पर कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। तो वो भी आईटीबीपी में निकली हुई है एनिमल ट्रांसपोर्ट की, तो उसके लिए भी हम आपके लिए डेली वीडियो अपलोड करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुदृढ़ीकरण के लिए एक और शब्द है? क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुदृढ़ीकरण के लिए एक और शब्द है? तो फर्स्ट विकल्प हो जाएगा इनाम, दूसरा है स्थिति, तीसरा है प्रतिक्रिया और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा साथियों इनाम। क्या है? तो निम्नलिखित में से सुदृढ़ीकरण के लिए एक और शब्द कौन सा है? तो वो है इनाम। ऑप्शन एक बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से वह कौन सा विचार है जिसके द्वारा हम किसी के चेहरे का अध्ययन करके उसके व्यक्तित्व का पता कर सकते हैं? तो साथियों वो है उसकी मुख की आकृति, दूसरा है उसका मस्तिष्क विज्ञान, तीसरा है शरीर क्रिया विज्ञान और फोर्थ है सोमेटोलॉजी। तो निम्नलिखित में से वो कौन सा विचार है जिसके द्वारा हम किसी के चेहरे का अध्ययन करके उसका व्यक्तित्व का पता कर सकते हैं? तो साथियों वो है मुख की आकृति। क्या है? मुख की आकृति, या इसको हम मुखाकृति विज्ञान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुखाकृति विज्ञान, इसको हम मुखाकृति विज्ञान बोलते हैं। यानी कि उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी भाव भंगिमा देखकर हम उसके विचार को समझ सकते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजियोग्नोमी। कभी आपसे पूछ लें तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ फिजियोग्नोमी। इस फिजियोग्नोमी में साथियों क्या होता है? तो फिजियोग्नोमी में साथियों हम किसी व्यक्ति के चेहरे का अध्ययन करके उसके व्यक्तित्व का पता लगाते हैं, और इसको बोलते हैं फिजियोग्नोमी या मुखाकृति विज्ञान। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग वास्तविकता से अपना संपर्क तब खो देते हैं जब वे मनोरोगी होते हैं, या वो मानसिक होते हैं, उन्मुक्त होते हैं, या न्यूरोटिक होते हैं? क्या होते हैं? न्यूरोटिक होते हैं। तो साथियों लोग वास्तविकता से अपना संपर्क तब खो देते हैं जब वो मानसिक तौर पर बीमार होते हैं। क्या होते हैं? मानसिक हो जाते हैं, या क्या हो जाते हैं? साइको हो जाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में वो क्या बोलते हैं? साइको होना बोलते हैं ना। तो वो क्या हो जाते हैं? साइको हो जाते हैं। तो वो वास्तविकता से कोई मतलब नहीं रखते हैं, उनकी एक अलग ही दुनिया चलती रहती है, और वो फिर लोगों से भेदभाव करने लग जाते हैं या मानने लग जाते हैं। आपने देखा होगा ना साइको किलर, तो वो ठीक इसी प्रकार से होते हैं कि वो वास्तविकता से अपना मतलब खो देते हैं, वो उनकी बनी बनाई दुनिया में रहते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो लोग वास्तविकता से अपना संपर्क खो देते हैं जब वो क्या हो जाते हैं? साइको हो जाते हैं या मानसिक हो जाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त लोगों की मदद के लिए प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक द्वारा मनोवैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं कि मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त लोगों की मदद के लिए प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक द्वारा मनोवैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मनोविश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है हमारा मनोचिकित्सा, तीसरा ऑप्शन है मन चिकित्सा और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों उसको बोलते हैं मनोचिकित्सा। क्या बोलते हैं उसको? मनोचिकित्सा बोलते हैं। और उसके तरीके से वो क्या करते हैं? मनोवैज्ञानिक पद्धति से उसका इलाज करते हैं। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के पहले 2 सप्ताह को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द है, यानी कि कोई भी व्यक्ति का जब जीवन शुरू हो रहा है तो उसके पहले 2 सप्ताहों को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा शैशव काल है उसका, दूसरा है उसकी नवजात अवस्था है, तीसरा बचपन और फोर्थ है पूर्व परिचालन चरण। तो साथियों इसको हम बोलते हैं नवजात अवस्था। क्या बोलते हैं? नवजात अवस्था बोलते हैं। और जीवन के पहले 2 सप्ताह नहीं साथियों, जीवन के पहले 4 वीक तक। कहाँ तक? जीवन के पहले 4 वीक तक की जो हमारी अवस्था होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नवजात अवस्था बोलते हैं। तो कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना कि जीवन के पहले 4 सप्ताह, क्या आ जाए कि जीवन के पहले 4 सप्ताहों को संदर्भित करने के प्रयुक्त शब्द कौन सा है, तब भी आपका ऑप्शन नवजात अवस्था ही होगा। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनोसामाजिक डोमेन का हिस्सा है? क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मनोसामाजिक डोमेन का हिस्सा है? तो पहला है हमारा प्रलय, दूसरा है व्यवहार की शैली, तीसरा है याद और फोर्थ है मोटर कौशल। क्या है? मोटर कौशल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा व्यवहार की शैली। साथियों निम्नलिखित में से मनोसामाजिक डोमेन का हिस्सा कौन है? वो है व्यवहार की शैली, यानी कि विकल्प यहाँ पर भी हमारा दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे के एक शब्द के उच्चारण का वर्णन करने की प्रयुक्त शब्द क्या है? यानी कि जब कोई बच्चा है वो एक शब्द का ही उच्चारण करता है और उसको जो उसका वर्णन करता है हमेशा, तो उसके लिए प्रयुक्त शब्द हमें यहाँ पर देना है। तो फर्स्ट विकल्प है होलोफ्रेज। क्या है? होलोफ्रेज। दूसरा है टेलीग्राफिक भाषण। क्या है? टेलीग्राफिक भाषण। फिर है एक्सटेंशन के अंतर्गत और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों उसको बोलते हैं होलोफ्रेज। क्या है? उसको बोलते हैं होलोफ्रेज। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये। तो किसी बच्चे के एक शब्द के उच्चारण का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है साथियों? तो वो है होलोफ्रेज। अब होलोफ्रेज यानी कि एक छोटा बच्चा है, मान लो वो अभी 6-7 महीने 8 महीने का है, उसने मान लो मेरा बोलना सीख लिया है, या मेरा या माँ ऐसा कुछ उसने बोलना सीख लिया है। अब वो कोई खिलौना देखेगा साथियों तो उसको भी क्या बोलेगा कि ये मेरा है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है खिलौना ये क्या है, वो कोई कार भी देखेगा तो बोलेगा मेरा है, कोई घर भी देखेगा तो बोलेगा मेरा है। यानी कि वो एक ही शब्द से इन तीनों चीजों को बता रहा है कि मेरा है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? उस अवस्था को हम बोलते हैं होलोफ्रेज। क्या बोलते हैं? होलोफ्रेज। तो ऑप्शन एक बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा निदान योग्य निद्रा विकार नहीं है? क्या है कि जो निदान योग्य निद्रा विकार यह नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा अनिद्रा, दूसरा है निद्रा भाषण, तीसरा ऑप्शन नींद में चलना और फोर्थ है नींद का आतंक। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निद्रा भाषण। क्या है साथियों? निद्रा भाषण। तो जो साइकोलॉजी चिकित्सा होती है, यानी कि जो साइकोलॉजी मेडिकल होता है, उसमें निद्रा भाषण को कोई विकार यानी कि कोई बीमारी नहीं माना गया है। क्या नहीं किया गया है? उसको कोई बीमारी नहीं माना गया है। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो नींद में बात करते हैं, नींद में बोलते हैं, उनको भी पता नहीं रहता है कि वो क्या बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो उसको साथियों क्या बोलते हैं? उसको निद्रा भाषण बोलते हैं और इसको किसी भी प्रकार का निद्रा विकार नहीं माना गया है। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, यानी कि जो हमारा कौशल है बुद्धि है, बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो फर्स्ट है अनेक तथ्यों का ज्ञान, दूसरा विकल्प है स्कूल में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना, तीसरा है अमूर्त रूप से सोचने और अनुभव से सीखने की क्षमता और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अमूर्त रूप से सोचने और अनुभव से सीखने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? बुद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुद्धि। तो अमूर्त रूप से सोचने और अनुभव से सीखने की क्षमता को बुद्धि के तौर पर क्या किया जाता है? परिभाषित किया जाता है। विकल्प तीसरा हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। स्कूल में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है, ये रट्टा मार करके भी व्यक्ति कर सकता है। क्या करके? रट्टा मार करके, रट्टा मार मार, है ना। चलिए तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिवर्त को नियंत्रित करता है? क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिवर्त को नियंत्रित करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, दूसरा है मेरुदंड, तीसरा है ललाट पाली और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरुदंड। तो साथियों जो प्रतिवर्त को नियंत्रित करता है वो कौन करता है? मेरुदंड करता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड को रीढ़ की हड्डी हम बोलते हैं। तो प्रतिवर्त को नियंत्रित कौन करता है? मेरुदंड करता है या रीढ़ की हड्डी करती है? ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे थायराइड ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? क्या है कि निम्नलिखित में से किसे थायराइड ग्रंथि जो हम होती है थायराइड ग्लैंड, उसके द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शर्करा को, दूसरा है भावनाओं को, तीसरा है उपापचय को और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो हमारी थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करती है वो करती है उपापचय। क्या करती है? उपापचय। यानी कि आपके मेटाबॉलिज्म को, किसको? आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको नियंत्रित करती है कौन? मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है थायराइड ग्रंथि। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कि थायराइड ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है तो हमारा उपापचय या मेटाबॉलिज्म में नियंत्रित होता है। विकल्प तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम। निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता हमारे शरीर के अंगों की गति और स्थिति को महसूस करने की क्षमता है? क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता हमारे शरीर के अंगों की गति और स्थिति को महसूस करने की क्षमता है? फर्स्ट विकल्प हो जाएगा प्रोपियोडिक्शन, दूसरा है प्रोपियोलिक्शन, तीसरा है प्रोपियोसेप्शन और फोर्थ है प्रोपियो एक्शन। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपियोसेप्शन। क्या हो जाएगा? प्रोपियोसेप्शन ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रोपियोसेप्शन वह क्षमता है जो हमारे शरीर के अंगों की गति और स्थिति को महसूस करता है या करवाता है। तो विकल्प तीसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यम मानसिक मंदता वाले लोगों का आईक्यू की सीमा होती है, जो मध्यम मानसिकता वाले लोग होते हैं उनकी आईक्यू की सीमा क्या होती है? तो पहला ऑप्शन है 35 से 54, दूसरा है 10 से 19, तीसरा ऑप्शन है 20 से 34 और फोर्थ है 55 से 70। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 से 54। तो जो मध्यम मानसिकता वाले लोग होते हैं उनका आईक्यू सीमा कितनी होती है? वो होती है 35 से 54। इसको 35 से 40 और फिर 40 से 54 ऐसे डॉक्टर लोग विभाजित करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 से 40। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। तो साथियों ये हमने हमारे जो साइकोलॉजी क्वेश्चंस थे, साइकोलॉजी के टॉप 25 क्वेश्चंस थे, यहाँ पर हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। आशा करता हूं कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को हमारे एक बार इस वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब को पता चल जाए, और इसको शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरा बहुत ज्यादा मोटिवेशन बढ़ता है। और साथियों सब्सक्राइब करना पूरी तरह क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।